मेरा परिवार, मेरा स्कूल। कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो आपको हमेशा याद सभी दिल के या उस करीब है। अपने स्कूल को लेके कोई सपना है आपके मन में? मेरे स्कूल का एक भी बच्चा कोई बहुत अच्छी जगह पर कुछ कार्य कर जाए। हमारे बीच बातचीत के लिए अल्पा निगम, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय तिलौली गोरखपुर आई हुई हैं। अल्पा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की शुरुआत करूं। इससे पहले हमारे श्रोताओं और दर्शकों को अपने बचपन के बारे में, अपने शुरुआती जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में या ऐसे किसी शिक्षक के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकती हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अल्पा निगम है। मैं प्राथमिक विद्यालय तिलौली में हेड टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। प्रारंभिक जीवन मेरा उन्नाव जनपद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। उन्नाव जनपद से मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और मेरे माताजी शिक्षिका थीं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने शिक्षक बनने का जो आइडिया मेरे मन में आया वो उन्हीं से आया और वो ही मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी नानी और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना। तो टीचिंग मेरे खून में कह सकते हैं है और बचपन से ही शिक्षक, अपने परिवार में शिक्षकों को देखा तो शिक्षक ही बनना था। बचपन में घर में भी खेल खेल में शिक्षक ही बनती थी मैं। इसके साथ साथ जब मैंने शिक्षक बनने का निश्चय किया और अपने परिवार में लोगों को बताया तो थोड़ा सा लोगों को ये लगा कि टीचर ही बनना है तो हायर एजुकेशन को ज्वाइन करो, प्राइमरी एजुकेशन क्यों। तो क्योंकि मेरे परिवार में बाकी सब लोग, एक मेरा भाई डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो इस कारण से लोगों को लगा कि बेसिक स्कूल में टीचिंग करना सही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी गांव देखा नहीं था। तो उन लोगों को लगता था शायद ये एरिया मेरे लिए अच्छा नहीं है। पर उसी समय मैंने मन में ठाना था कि नहीं, अगर उन लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें इसमें खुद को प्रूव करना है। और मेरे इस निश्चय का, मेरे इस संकल्प का उन लोगों ने शुरुआत में बहुत अपोजिशन किया और लगभग 2 साल तक उन लोगों ने मेरे से बात नहीं करी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे कार्य आगे बढ़ते गए, मेरे कार्यों को पहचान मिलती गई, उन लोगों को मेरे ऊपर गर्व होना शुरू हुआ और आज सारे लोग मेरी जो अचीवमेंट्स हैं, मेरी जो उपलब्धियां हैं, उन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। शुरुआत में आपने सहायक अध्यापक के रूप में काम किया होगा और फिर आप जब हेड मास्टर बन गई वहाँ पे, तो ये बताएं कि एक महिला को नेतृत्व की भूमिका में लोग स्वीकार कर लेते हैं, सहयोगी स्वीकार कर लेते हैं या उसमें कोई कठिनाई आती है? आपने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया? सर, इसमें ये बताना चाहेंगे कि मैं जिस भी स्कूल में रही शुरुआती दौर में, वो पूरा महिलाओं का स्टाफ था वहाँ पर, तो ऐसी एज सच उस समय कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ, अभी ऐसा लगता है जैसे जो मेल्स होते हैं उनको फीमेल्स से थोड़ा सा कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये नहीं कर सकते। तो एक चीज़ वो कहीं फील होती है, लेकिन चूँकि मेरा नेचर ऐसा है, मेरा बिहेवियर ऐसा है कि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंजेस हमें अच्छे लगते हैं। तो ये भी एक चैलेंज के तौर पर मैंने लिया और इस पर काम करना जब शुरू किया तो उनकी ये फीलिंग्स, उनका ये जो सोच थी, शायद उसको कहीं बहुत पीछे छोड़ने के प्रयास किया। उस दौरान की कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा दिन जब आप एक हेडमास्टर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करने की या वहाँ पे स्वीकार्य बनाने की चेष्टा कर रही थी, तो अगर कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा दिन जिसको आप याद करना चाहें? सर, मेरी लाइफ में प्लस भी हैं और माइनसेस भी हैं। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैलेंजेस थे उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ था कि मैं उन बच्चों के लोकल डायलेक्ट को समझ नहीं पाती थी। तो उसको सीखने के लिए मैंने बच्चों की माँओं को शिक्षित करने का प्रयास किया और उनसे बातचीत के दौरान, अपने विद्यालय की रसोइयों से बातचीत के दौरान मैंने वहाँ की भाषा को सीखा। इसके साथ साथ कई बार गार्जियन से वो कनेक्ट शुरुआती दौर में नहीं बन पाया, तो जैसे मैंने बच्चों से ये बोला कि तुम लोग नंगे पैर मत आओ, जूते पहन के आओ या चप्पल पहन के आओ, तो उनके पेरेंट्स आ जाते थे लड़ने कि बच्चा पढ़ेगा या चप्पलें पढ़ेंगी यहाँ पे। तो उनको किस तरह से ये मोटिवेट करना कि आप बच्चों को भेज रहे हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है और उन्हें जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में अपडेट करके भेजते हैं वैसे हमारे स्कूलों में भी आप
अच्छे से भेजें। तो उसके लिए मैंने रेगुलर उनके साथ संपर्क किया, उनके साथ मीटिंग्स की, जिसका असर मुझे धीरे धीरे कर कर मिलना शुरू हुआ और आज मेरे स्कूल में सारे बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में जूते मोजे के साथ आते हैं, टाई बेल्ट आई कार्ड सारी चीज़ें उनके पास हैं। आपके स्कूल के बच्चे और आपके सहकर्मी और गांव के लोग, माताएं खास करके, वो आपको किस नज़र से देखते हैं? सर अगर हम बात करें अपने विद्यालय की, अपने विद्यालय के आसपास जो हमारे बच्चे हैं या उनके अभिभावकों की, तो मैंने वहाँ पर अपना दूसरा परिवार जमाया है और वो हमें अपनी बेटी, गांव की बेटी के तौर पर देखते हैं और ये जानकर खुशी होती है कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो पूरा गांव मेरे साथ खड़ा होता है। आपने अपना परिवार नहीं बनाया? सर मेरा परिवार मेरा स्कूल है और जिस दिन से मैंने स्कूल ज्वाइन किया तब से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार मेरा स्कूल है। इसके पीछे कोई ख़ास वजह, कोई निर्णय लेने के पीछे कोई ख़ास कारण? सर इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि मैंने इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है और इन बच्चों से, इनके अभिभावकों से जो जुड़ाव हुआ है मेरा, अगर मैंने अपने आप को वैवाहिक जीवन में लाया होता तो शायद मेरे जो रोल्स थे वो बँटते वहाँ पर और या तो हम अपनी फैमिली लाइफ को टाइम नहीं दे पाते और या फिर हम इन बच्चों को नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हम उन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाते या फिर हम अपने फैमिली के बच्चों के साथ काम न्याय नहीं कर पाते। तो इसलिए एक जगह फोकस्ड रहना शायद ज़्यादा सही समझा मैंने। आप मानती हैं कि महिला के लिए परिवार की जिम्मेदारी का प्रभाव उसके कामकाज की दुनिया पे नकारात्मक रूप से पड़ता है? नहीं सर, नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम सक्षम हैं हर कुछ करने में और महिलाओं के पास जितनी शक्तियां हैं वो शायद एक पुरुष के पास उतनी नहीं होती हैं। हम इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली शायद कहीं ना कहीं पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन मेरा माइंडसेट, हमें पता है कि अगर हम कहीं भी देना चाहते हैं तो हम अपना 100% देना चाहते हैं और अगर उससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो हमें अंदर से ख़राब लगना शुरू होता है और फिर शायद वो मेरे लिए नहीं अच्छा होता। इसलिए हमने ये चुना सर। शुरुआत में जब आपने उस स्कूल में काम करना शुरू किया था तो वहाँ पे 69 बच्चे थे और अभी वो संख्या बढ़ के लगभग 200 हो गई है। तो आपने ऐसा क्या किया जिससे वो स्कूल का पूरा रूपांतरण हुआ और बच्चे आने लगे, अभिभावकों का विश्वास बढ़ा? थोड़ा इस बारे में बताइए। सर हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि विद्यालय को गतिविधियों का केंद्र बनाया और उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, डांस और योगा और इसके साथ साथ हमने कई सारी और एक्टिविटीज़ भी स्कूल में शुरू करी और साथ में हम बच्चों के कार्यों को समुदाय तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हर समय हमने किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अभिभावकों को ये लगा कि स्कूल में कुछ हो रहा है रोचक और बच्चे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी रुचि प्राथमिक विद्यालय में बढ़ी और वो जो पास के प्राइवेट स्कूल्स थे उनसे बच्चों ने अपना नामांकन रद्द करवाकर मेरे स्कूल में अपना नामांकन करवाया। तो इस तरह से अगर देखें तो हमारे इन प्रयासों को बच्चों ने और अभिभावकों ने दोनों ने पसंद किया। साथ ही साथ हमने रेगुलर समर कैंप्स आयोजित किए अपने विद्यालय में, जिसका परिणाम ये हुआ कि 14 आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो थे वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ गए। तो धीरे धीरे हमने समुदाय का विश्वास हासिल करना शुरू किया और फिर जो महिलाओं को मैंने साक्षर किया तो उसमें भी खास बात यह थी कि 8 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर तक की जो शिक्षा थी उसको पूर्ण किया। जब अब तो स्मार्ट क्लास स्कूलों में बनने लगे हैं और काफ़ी संख्या में बन गए हैं, लेकिन आपने बहुत पहले इसकी शुरुआत की थी, तो आपके लिए ये कठिनाई नहीं थी कि इसके लिए संसाधन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और कैसे स्मार्ट क्लासेस लगाएंगे स्कूल में? सर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है और जिस समय मैंने स्कूल में कार्य करना शुरू किया था, मुझे याद है 2012 की बात है ये, एक प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका मिला जहाँ मैंने देखा कि बच्चे डिजिटल बोर्ड पे प्रोजेक्टर के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मेरे बच्चे इस तरह से पढ़ पाएँ। तो मैंने प्रयास किया और रिसोर्स क्रंच तो था ही, मानी हुई बात है कि सरकारी स्कूल में इतना फंड नहीं होता था उस समय। तो उस दौरान मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। मेरे कार्य धीरे धीरे मेरे विद्यालय के बच्चों के जो अचीवमेंट्स थे या मेरे कार्य लोगों तक फैलने शुरू हुए
तभी मेरी मुलाकात रोटरी क्लब के मेंबर से हुई और उन्होंने विद्यालय को प्रोजेक्टर डोनेट करने के लिए बात करी। तो वो प्रोजेक्टर उन्होंने दिया जिसके माध्यम से बच्चे भी सीखते थे और बच्चों की माताएं भी सीखती थीं। तो इस तरह से सर जो रिसोर्स क्रंच था उसको दूर किया। इसके बाद हमने अपने स्कूल में डिजिटल लैंग्वेज लैब की भी स्थापना करी, जो कि उस समय जब स्थापित की थी 2015 की बात है। तब तक प्रदेश में शायद कहीं कोई डिजिटल लैंग्वेज लैब बच्चों सरकारी स्कूलों में नहीं थी और उसका असर बच्चों पर इतना बेहतर पड़ा कि बच्चे निडर होकर, बच्चे पूरी तरह से अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो पाए। आपने माताओं और अभिभावकों को भी पढ़ाया? जी सर। ये क्यों किया और कैसे किया? सर इसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे हमने आपको बताया कि एक अभिभावक आकर झगड़ा करने लगे कि बच्चा पढ़ेगा या चप्पल पढ़ेगी। तो हमने बच्चों से घर घर जाके बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करना शुरू किया और उनको हमने बच्चों की उपलब्धियां बताई कि आपके बच्चों को हम लोग जो काम देते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं घर पे या बच्चों की पढ़ाई पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने बच्चों की माताओं से पूछा कि अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप पढ़ेंगे क्या? और यकीन नहीं आएगा सर आपको, लेकिन उस समय पर 80 माताओं ने कहा कि हाँ हम पढ़ेंगे। और फिर पहला बैच जो हमने माँओं को पढ़ाने का शुरू किया था वो 80 महिलाओं का बैच था। उनको पढ़ाया तो उसमें से 8 ऐसी महिलाएं निकल कर आई जिन्होंने कहा कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बाकायदा उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर एग्ज़ाम दिया, उसको क्लास दर क्लास पास किया और फिर पास के जो स्कूल्स में थे उनमें उन्होंने प्राइवेट अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर परीक्षाएं दी। आपने गांव में लाइब्रेरी बनाई? हाँ सर, विलेज लाइब्रेरी बनाई है सर, अभिभावकों के लिए, अभिभावक और लिए बच्चों के लिए सर। पूरी वो विलेज लाइब्रेरी है और ख़ास बात यह है कि इसका संचालन हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक मिलकर करते हैं। इस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने फ़ंड रेज़ करवाया और उस फंड रेजिंग से हमारे पास लगभग 1,20,000 रुपये के फ़ंड्स इकट्ठे हुए और उसके माध्यम से हम लोगों ने बुक्स को अरेंज किया अपने स्कूल में और वो एक विलेज लाइब्रेरी के रूप में इस्टेब्लिश हो पाई। हालांकि उससे पहले हमारे पास किताबें थीं, क्योंकि मुझे भी पढ़ने का शौक़ है और बच्चे भी हमारे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इस फंड के थ्रू हम लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की किताबों को मैनेज कर पाए और आज हमारी विलेज लाइब्रेरी में 11,000 किताबें हैं जो कि बच्चों तक सर्वसुलभ हैं बच्चों के लिए। आपको अपने स्कूल को लेके कोई सपना है आपके मन में? आप कहाँ ले जाना चाहती हैं इसको, या सपोज़ आप स्कूल से जब जाएंगी तो इसको आप किस रूप में देखना चाहती हैं? सर मेरे इस स्कूल के लिए मेरे लिए 2 सपने बहुत समय से हम देख रहे हैं। पहली चीज़ कि मेरे स्कूल का एक भी बच्चा कोई बहुत अच्छी जगह पर कुछ कार्य कर जाए और दूसरी चीज़ कि मेरे स्कूल में ना जगह की बहुत कमी है जिसकी वजह से हमारे पास क्लासरूम्स नहीं हैं। तो बहुत समय से मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बना दिया जाए। तो अगर ये 2 मेरे सपने पूरे हो जाते हैं तो हमें लगेगा कि हमने अपने स्कूल के लिए कुछ अचीव कर लिया। आपको लगता है कि आप अपने प्रयासों में अभी तक सफल हो रही हैं? सर पूरी तरह से तो सफल नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि जो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। तो वो मेरे साथ भी है कि हर चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही होगी जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमारे बच्चे जैसे ITI वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, ITI में कोर्सेज़ कर रहे हैं, या एक बच्चा हमारा B.Ed के लिए तैयारी कर रहा है, एक बच्ची मेरे यहाँ की लॉ कर रही है, पर अभी उनका प्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ। और एक बच्चा हमारे यहाँ से है जो B.Tech कर रहा है, लेकिन वही है कि अभी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब तक उनका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते और उम्मीद है कि उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह होगा। इसके अलावा देखते हैं तो हमारे बच्चों की उपलब्धियां हर दिन हमारी आंखों में चमक लाती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हर छोटा बच्चा जब पढ़ना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, तो वो खुशी हम लोग की आंखों में अपने आप आ जाती है। कहीं बाहर घूमते हुए या बाज़ार में या किसी दूसरे शहर में, अपने ही शहर में किसी पुराने स्टूडेंट से, छात्र या छात्रा से मुलाकात हो जाती है तो कैसा लगता है आपको? सर ये बहुत अच्छा फील करवाता है, क्योंकि जब भी हमारे जो बच्चे पास आउट होते हैं,
वो जब इंटर कॉलेज में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उस इंटर कॉलेज में हमको इनवाइट किया जाता है किसी कार्यक्रम के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे एकदम भीड़ लग जाती है, बच्चे आते हैं पैर छूने और मैम आपके साथ फ़ोटो लेनी है, और ये मतलब इस तरह से बात करते हैं। हालांकि वो बच्चे स्कूल भी आते हैं हमारे, लेकिन जब उनके स्कूल जाते हैं तो उनकी खुशियाँ दोगुनी लगती हैं। दोगुनी हो जाती है। आपके काम को पहचान कर और उसकी सराहना के लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैंने सुना है, कुछ बताइए। सर ये प्रोत्साहन है, अवार्ड्स तो क्या कहें, लेकिन ये कार्यों को पहचान ही कह सकते हैं उसको। धीरे धीरे लोगों ने मेरे कार्य को पहचान देनी शुरू करी। जैसे शुरुआत में डाइट गोरखपुर की तरफ से लगातार हमको बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया 4-5 साल तक की। इसके साथ साथ एक लीडिंग न्यूज़पेपर की तरफ से विमेन अचीवर अवार्ड दिया गया। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला जब आगे बढ़ा तो रोटरी क्लब ने नेशन बिल्डर अवार्ड दिया, फिर नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला, उसके बाद स्टेट अवार्ड मिला। इसके बाद फिर फुलब्राइट फेलोशिप के लिए मेरा चयन हुआ, जिसमें फुलब्राइट डीएआई प्रोग्राम के तहत मुझे 5 माह तक की यूएस में रहने का अवसर मिला। कहाँ रही आप उसमें? सर मेरा प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में हुआ था, न्यूयॉर्क में। तो वो 5 महीने वहाँ से मैंने कोर्स किया। क्या किया आपने एग्जैक्टली थोड़ा बताइए। तो कैसे आप सेलेक्ट हुई और फिर क्या किया आपने उसमें? सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा बहुत रिगरस होता है, करीब 9-10 महीने का इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। और इसमें पहले वो शॉर्टलिस्ट करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद वो डिस्कशंस वगैरह करते हैं, और फिर हमें टॉफल क्लियर करना होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट होता है यूएस का, वो करता है। तो उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा मुझे भी, और वहाँ पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना था जिस पर हमें काम करना था। तो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट जो था वो डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टूल पर था, कि ताकि सभी बच्चे विद्यालय के सीख सकें। तो इस पर सर हमने कार्य किया वहाँ पर। आप टीचर ट्रेनर भी हैं? हाँ सर। किस बारे में क्या सिखाती हैं आप लोगों को, टीचर्स को क्या बताती हैं? सर हमारे अब तक की मतलब कह सकते हैं 2013 से लेके अब तक मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट और अर्ली न्यूमरेसी और ईजीआर के माध्यम से जो टीचर्स हैं उनको ओरिएंटेशन करने का और उनको ट्रेनिंग करने का प्रयास किया, ताकि मैं अपने अनुभव में अपने जो मेरी लर्निंग्स हैं उनको उनके साथ साझा कर सकूं। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगी जितने भी अवसर मुझे मिले अपने कार्यों को साझा करने के। तो वो मेरे लिए एक नई सीख का भी अवसर था, क्योंकि इतने सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देते समय मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी भी। जो स्कूल होता है वो समाज का ही एक मिनी एक संस्करण है, प्रतिरूप है, ऐसा कहा जाता है। बाहर की दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उससे बच्चे भी अछूते नहीं रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर बहुत बढ़ रहा है, ये एक तरह की शंका है, आशंका है। इससे आप कैसे निपटती हैं, कैसे आप हैंडल करती हैं इसको कि सर बच्चे उससे बचे रहें? बिल्कुल सर, ये एक आम समस्या हर घरों की होती है अब आजकल। बच्चा 1 साल का 1.5 साल का होता नहीं है, पेरेंट्स उससे पहले उसके हाथ में मोबाइल थमाते हैं। तो इसके लिए मैंने बच्चों के अभिभावकों को सबसे पहले जागरूक करने का प्रयास किया कि वो अपने बच्चे को एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन ना दें जब तक कि ज़रूरत ना हो। दूसरी चीज़, मैंने बच्चों के साथ भी राइट और रॉन्ग शेयर किया और उनको ये बताया कि कितना समय उनके लिए सही है स्क्रीन को देना और किस तरह के कंटेंट्स वो देख सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर डेवलप करने का प्रयास किया, और कुछ वीडियोस भी उनको इस तरह के दिखाए जिसमें उनको ये पता चले कि उनके लिए थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें जागरूक करने का सर प्रयास है। अभी प्रयास जारी है, देखते हैं सर कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों को राइट और रॉन्ग सिखाना ज़रूरी है। आप अपने स्कूल को अगर आप कल्चरली डिफाइन करना चाहें तो स्कूल की एक संस्कृति होती है, हर स्कूल की। कुछ शब्दों में अगर आप बता सकें स्कूल की संस्कृति, कल्चर ऑफ स्कूल, कल्चर ऑफ क्लासरूम। सर अगर हम इसको देखें तो शायद मैं अपने नज़रों से अगर देख पाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्कूल रचनात्मक है, और अगर भाषाई दक्षता को ध्यान में रखें तो हमारे स्कूल के बच्चे भाषाई दक्षताएं काफ़ी बेहतर तरीके से पा सकते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जो बच्चे आते हैं स्कूल में वो
ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे कई तरह के अभाव हैं, शिक्षा का अभाव है, आर्थिक अभाव है, और भी कई समस्याएं हैं। माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत रुचि नहीं लेते हैं। अ, इस तरह के पृष्ठभूमि में जो बहुत सारा अंतर है, एक चीज़ वो है, और एक है स्कूल अपना प्रयास करता है, टीचर्स प्रयास करते हैं, आप प्रयास करती हैं। तो आपको लगता है कि अगर स्कूल में पूरी मेहनत की जाए, पूरे दिल से और मन से काम किया जाए, तो जो उनके पृष्ठभूमि में अभाव है उसको आप हरा देंगी, आप उसको नलीफाई कर देंगी, या उसका असर ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल सर, हम इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से मानते हैं। आपके साथ में एक रीसेंट एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे। निपुण विद्यालय और निपुण विद्यार्थी की बात आजकल हर जगह हो रही है, और इसके पहले जितने भी 2 असेसमेंट्स हमारे स्कूल के हुए थे, और ये मेरे लिए अजीब सी बात थी कि इन दोनों ही उसमें, जैसे दूसरे वाले जो असेसमेंट था उसमें मैं यहाँ थी नहीं, यूएस में थी, और उसके पहले वाला नया, उस समय कोविड के बाद बच्चे थे, तो उनके पास लर्निंग जो गैप्स थे वो काफ़ी थे उनके, तो हमारा विद्यालय निपुण नहीं हो पा रहा था। इस दौरान जब तीसरा असेसमेंट होना था तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमारा ही स्कूल क्यों नहीं निपुण हो पा रहा है, जबकि हमारे बच्चे भाषाई दक्षताएं बेहतर तरीके से पा रहे हैं। तो उस दौरान मैंने एक कोशिश ये करी कि मैं रेगुलर वर्कशीट्स के साथ में बच्चों के साथ काम कर रही थी। मैंने उनको रोज़ एक पेपर दिया, और उस पेपर पर रोज़ उनका हम अगले दिन उस पर डिस्कशन करवाते थे कि कौन से बच्चे क्या नहीं कर पाए, ये हमें भी पता चलता था और बच्चों को भी पता चलता था कि वो ये नहीं कर पाए। तो वो पेपर डिस्कशन करने के बाद आज अभी 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे जिस लेवल पर पहुंच गए हैं वो सच में एक करिश्मा ही है। कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो आपको हमेशा याद रहती हो अभी सर तक बहुत बहुत हैं सर। किसी एक का उदाहरण देंगी, सर सभी दिल के या उस करीब घटना हैं। का उदाहरण? सर मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे दिल के करीब, जो मेरे बहुत हैं, उसमें से एक सितारा है। वो बच्ची कक्षा 1 से मेरे स्कूल में पढ़ रही थी, और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो उसके घर में दुकान थी, तो वो कक्षा 1 की बच्ची कक्षा 1 से ही अपनी दुकान में बैठकर और लेन देन का काम करती थी। और उसकी जो काम करने का तरीका था वो आज भी हम अपने जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उनके साथ में हम कहते हैं वो सितारा बच्ची आती थी, वो बहुत अच्छी थी। इसके बाद अंजलि एक बच्ची है, और बहुत सारे बच्चे हैं सर। एक बच्ची लास्ट सेशन में हमारे यहाँ से पास आउट हो रही थी, तो हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। तो जैसे किसी को हमने अपने ऑफिस का सामान का जिम्मेदारी दे दी कि हम जब भी कोई सामान मांगेंगे तुम लोग ला कर दोगे। तो वो पास आउट हो रही थी, तो उसने कहा मैम इस संडे को अगर आ जाएंगी तो हम दूसरे बच्चों को बता देंगे कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो हमने कहा ठीक है हम आते हैं। तो बच्चों को उसने खुद से सेलेक्ट किए वो बच्चे जो उस सामान को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ। और जब हम स्कूल पहुँचे तो उसने ये बोला कि बच्चों को वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, देखो जब मैम यहाँ से ये सामान मांगे तो उनको देना, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जब बच्चों के अंदर थॉट्स आते हैं ना, तो वो अंदर से सर खुशी देते हैं। और ऐसे मेरे ख्याल से सैकड़ों बच्चे मेरे स्कूल से निकल के गए हैं। स्कूल में काम करना आसान भी है और कठिन भी है, और प्रधान के रूप में, प्रधान अध्यापक के रूप में काम करना थोड़ा जटिल होता है, मुश्किल नहीं कहूँगा। कुछ लोग आपके विचारों का और आपके कार्यों का, कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, और कुछ होते हैं जो उससे न्यूट्रल रहते हैं, और कुछ कभी कभी विरोध की मुद्रा में भी रहते हैं। तो ऐसा कोई दृष्टांत, ऐसी कोई घटना जहां आपका जो विरोध कर रहे थे वो आपके समर्थन में आ गए, स्कूल में, स्कूल के बाहर? सर ऐसे बहुत सारे आपके लोग दोस्त हैं बन गए? सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत निगेटिव तरह से हमको लिया, लेकिन धीरे धीरे जब पूरी तरह से हमको जानने की कोशिश करी, मेरे कामों को जानने की कोशिश करी, तो वो फिर मेरे लिए मेरी बैकबोन बन गए, और वो एक ऐसी स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ जुड़े कि अच्छा लगता है ये जानकर कि वो आज हमारे साथ हैं लोग। और दूसरी एक ख़ास बात ये भी है सर कि जैसे ये जो निगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, कई बार लेग पुलिंग करते हैं लोग, आज भी करते हैं। स्ट्रगल मेरा शुरू से रहा है कि हमने जब ज्वाइन किया था तब भी स्ट्रगल फैमिली में भी किया, फिर स्कूल में भी किया,
और वो स्ट्रगल आज तक बरकरार है। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं सर, वो हमें किसी ना किसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं और वो मुझे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो उन कमेंट्स को मैं इस तरह से लेती हूँ कि अभी इम्प्रूवमेंट की और गुंजाइश है। किसी एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जिसने आपको एक शिक्षक के रूप में बहुत मदद की हो, आपको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया हो, आपने बहुत सीखा हो? सर, हमने शुरुआत में ही बताया था कि मेरे परिवार में ही मैं तीसरी जनरेशन हूँ शिक्षक के तौर पर। तो बचपन से ही मैंने एक शिक्षक को अपने घर में ही देखा था। इसके बाद मैंने अपने परिवार में मेरी नानी, मेरी माँ, मेरी मौसियों को देखा। इसके साथ साथ मैंने जब स्कूल में कदम रखा तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन में कर रही थी तो मेरे साइकोलॉजी के एक लेक्चरर थी, उस कॉलेज की वो प्रिंसिपल भी थी। उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित करता था। वो जो आज पढ़ाती थी, अगले दिन वो ज़रूर पूछती थी। तो उससे हमारी जो समझ थी वो बहुत अच्छे से बन पाती थी। तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली हमको सर। सही बात है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, लोग होते हैं जो जानकारी का, ज्ञान का, दृष्टि का स्रोत होते हैं। आपने कैसे खोजा, पहचाना कि नहीं इनसे मुझे कुछ सीखना है, जानना है? सर, मेरी ये जो खोज है ना, ये मेरी खाली बड़ों तक ही नहीं सीमित है। हम हर दिन अपने बच्चों से भी सीखते हैं। और जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनके पास जो प्रैक्टिकल जानकारी है, जो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सीख कर मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं, जुगाड़ जिसको कहते हैं। तो वो जो जुगाड़ू प्रवृत्ति उनकी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैंने भाषाई रूप से खुद को उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मैंने भोजपुरी उनसे ही सीखी। लगातार जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मैं उन्हीं से ही पूछती हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे बहुत फ्लो में कोई भोजपुरी बोल जाता है तो समझ नहीं आता, तो हम बच्चों की ओर जब अपना मुंह करते हैं तो बच्चे बताते हैं, मैम ऐसे कह रही, ये इसका मतलब ये है। तो लगातार मेरी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे टीचर्स से हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स से कनेक्ट किया है। जैसे टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान करीब 1,25,000 टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ होना, उनके कार्यों से सीखना। फिर बहुत सारे अधिकारियों से मैंने सीखने की कोशिश करी। SCRT ने मुझे बहुत अवसर दिए सीखने के, और बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने वहाँ पर जाकर गेस्ट लेक्चर दिया अगर, तो वहाँ से लोगों से सीखा भी बहुत कुछ। तो ये जो सीख है वो हर दिन बढ़ती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन कार्यशालाओं से, इन बैठकों से, इन मीटिंग से अगर हम कोई एक की लर्निंग भी लेकर चलते हैं तो मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो उन्हीं एक की लर्निंग की वजह से मैं हर कार्यशाला में अपने एक माइंडसेट को लेकर जाती हूँ। आपने कभी सोचा होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है, या आपकी कोई ऐसी एक वीकनेस, कोई कमजोरी जो आप साझा करना चाहें? स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और एक ऐसी कोई कमजोरी जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं? सर, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे बच्चे हैं। और इन बच्चों के बीच हम चाहे कितने भी दर्द में हों, हमें वो दर्द महसूस नहीं होता। और जैसे लोग पूछते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी का आहा मोमेंट कौन सा है, तो मेरी ज़िंदगी का आहा मोमेंट मेरे बच्चे हैं। कभी भी कोई भी अगर हम बात करते हैं बच्चों से, कितना भी परेशान हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन उन बच्चों के बीच जाके मेरे सारे दुख, सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ में एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी सर कि बात 2021 की है। मैं डीप डिप्रेशन में थी। उस दौरान इतना ज़्यादा डिप्रेशन था, 6 महीने से मैंने दवाइयाँ चल रही थी मेरी और कोई असर नहीं हो रहा था। इस दौरान 3 बार मैंने कोशिश भी की कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ क्या, तो गाड़ी को ओवर स्पीड करने की कोशिश करी। तभी जब तीसरी बार, और वो मेरे ख्याल से बस 20 से 30 सेकंड का किस्सा होता है कि जब आपको लगता है कि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसी दौरान एक बार जब लास्ट टाइम जब मेरे मन में आया कि नहीं हमें इससे बाहर निकलना है, उस दिन मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे सामने एक बंदर और बंदर का बच्चा आया। बंदर का बच्चा मेरी गाड़ी के आगे आने वाला था और बंदर ने उसको ऐसे करके अपने पास घसीटा। वो ऐसा मोमेंट था जब मुझे लगा कि एक जानवर भी अपने बच्चे को इतनी केयर करता है। तो मेरे साथ मेरा परिवार, मेरी माँ
और साथ ही साथ मेरा जो स्कूल वाला परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे अभिभावक, वो सारे जुड़े हुए हैं। तो ये जीवन मेरा उनके लिए है, मेरा खुद का नहीं है। और वहीं से मैंने मोटिवेशन लिया। और ये बच्चे जो हैं, इनको मेरा चेहरा देखकर उस समय अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चेहरे पे अजीब से भाव होते थे। बच्चे आते थे, पूछते थे मैम क्या हुआ आपको, तो मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल पड़ते थे। और उस दौरान बच्चे मेरे साथ स्कूल के बाद आकर 2 से 3 घंटा हमारे साथ स्कूल में बिताते थे। और उन्होंने बहुत कोशिश करी हमको डिप्रेशन से बाहर निकालने की। और आज मतलब आई एम आउट ऑफ इट। आपको डर लगता है? सर, हमें एक ही चीज़ से डर लगता है, हमें बदलाव पसंद नहीं है और हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बदलाव से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अपने जीवन में आप कुछ ऐसा है जिसको आप बदलना चाहती हैं या बदलना चाहेंगी, अ, रीराइट करना चाहेंगी? जो पीछे घटित हो चुका है सर, अ, सर मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। और वो नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था। जब हम सुबह में स्कूल गए थे, किसी स्कूल में ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हम उस समय स्कूल गए हुए थे, मेरे पास मेरे चाचा का बेटा आया कि चाचा गिर गए हैं। तो मेरे शब्द नहीं थे मेरे पास एकदम पूछने के लिए भी कि कहाँ से गिरे, कैसे गिरे। और हम उस दिन, आज तक हमको अफसोस होता है कि उस दिन हम बिना बात किए क्यों निकल गए। जब वापस आए तो नीचे मतलब डैडी तो वहाँ पर थे नहीं, हॉस्पिटल से रास्ते से हम लोग निकल रहे थे, वहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, घर जाओ। उस समय हमें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। और फिर हमने पूछा उससे कि ज़्यादा चोट आई है, तो उसने बोला हाँ। लेकिन उसके बाद हमने दोबारा कुछ पूछा नहीं। पर घर के जब पास गए तो हमें लगा कि यहाँ तो बहुत खून ही खून पड़ा था और बिल्कुल अजीब सा माहौल हो रखा था। वो एक इंसिडेंट ऐसा है कि हम फिर से वापस जाकर अगर कुछ सही कर पाते तो शायद हम वो करना चाहते सर। अल्पा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक स्थिति है जहाँ पढ़ा रही हैं आप या आपके टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कक्षा में, और कोई माता पिता या अभिभावक कहते हैं कि हम आपकी कक्षा में बैठकर देखना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप अलाउ करेंगी? सर हम इनवाइट करते हैं उनको। ओह ग्रेट, हम चाहते हैं कि वो देखें कि हमारे स्कूल में हम लोग कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। वेरी नाइस। और ये हमारे एसएमसी के मेंबर्स भी होते हैं, बच्चों के अभिभावक भी होते हैं, और उनसे हम कहते हैं कि आप बैठिए और देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपने न्यूयॉर्क में कुछ स्कूल देखे थे और वहाँ भी आपने पढ़ाई का जो सिस्टम है उसको समझने की चेष्टा की होगी। कोई एक ऐसी बात जो आपके मन में रह गई हो कि अगर हम इसको अपने यहाँ लागू कर पाएँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें? सर 2-3 चीज़ें थी जो वहाँ बहुत अच्छी थी। जैसे कि जो मैंने अपने पार्टनर टीचर से सीखी, एक तो कि उसके पास मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता था उसके क्लास के लिए, कि अभी अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो उस दौरान वो दूसरे बच्चे का असेसमेंट करती थी। मतलब टाइम ज़रा सा भी वेस्ट नहीं होता था उसका। एक चीज़ तो वो मैंने उससे बहुत सीखने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, उन स्कूल्स में रेगुलर जो स्पेशल एजुकेटर्स थे वो रेगुलरली उस स्कूल का हिस्सा थे। वहाँ हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंटेड थे। तो जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनको, उनकी नीड्स को वो केटर कर पाते थे। लेकिन ये हमारे यहाँ अभी नहीं है। तो हमारे बच्चे थोड़े से कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड से रह जाते हैं, क्योंकि हम शिक्षकों के पास इतने जानकारी या इतना समझ शायद नहीं हो पाती, या उनके पास इतने और अलग तरह के काम हैं कि वो उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो उसके लिए शायद अगर एक स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में होते तो शायद हम इस समस्या से भी निजात पा पाते। आपने एक इंटरव्यू में कहीं कहा है कि गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है, इन बच्चों को एक अवसर चाहिए। तो ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को अवसर मिले, उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाएं, इसके लिए पिछले 6-7 साल में बहुत काम हुआ है और वो दिखाई भी देता है। जिस तरह से स्कूल के परिवेश को आकर्षक बनाने की चेष्टा की गई है और पढ़ाई कक्षा के अंदर का जो वातावरण है उसको बदलने की जो चेष्टा हो रही है, आप उससे कितना प्रभावित हैं? उसमें कोई कुछ नया जोड़ना चाहेंगी?
कि एक आइडिया और है, अगर इसको हम इस तरह से करें तो और अच्छा हो सकता है? सर जो प्रयास हो रहे हैं वो बेहतरीन हैं, लेकिन अगर जैसे जो टीचर की क्रिएटिविटी है, जैसे ये मेरा खुद का भी मानना है कि हर टीचर अपने आप में बहुत क्रिएटिव होता है, तो उनकी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए अगर थोड़ा सा, जैसे अभी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बनी बनाई आती हैं, हमें सब चीज़ें मिलती हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। बेशक कि हम उससे इतर जा सकते हैं, लेकिन कई बार टीचर्स को इस चीज़ में लगता है कि हमें इसी तरह से करना है, तो उनकी क्रिएटिविटी मर रही है। तो एक फ्रीडम जो होती है ना सर, वो बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए, टीचर की क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखने के लिए। दूसरी चीज़ कि बच्चों की प्रतिभाओं को अगर हम देखें तो सच में गांव में बहुत प्रतिभाएं हैं, और अगर हम उनको एक प्रॉपर चैनल दे पाते हैं कि हमें ये पता हो जाए कि एक बच्चा ये करने में सक्षम है, तो हम उसको सही दिशा दे सकें। अगर एक शिक्षक ये काम कर लेता है तो शायद उससे बेहतर शिक्षक कोई नहीं। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल से, मैंने पहले भी पूछा था, जब आप स्कूल से जाएंगी, किसी दिन रिटायर होंगी या ट्रांसफ़र होंगी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कमी वहाँ महसूस की जाएगी सर हमें उसके तो बाद? लगता है कि महसूस करेंगे, क्योंकि बच्चे जैसे अगर हम एक हफ्ता 10 दिन किसी वजह से, जैसे अभी बीते 2-3 महीने पहले मैं मेडिकल पे थी, कुछ इश्यूज़ थे हेल्थ के, तो उस दौरान बच्चे और अभिभावक रोज़ फ़ोन करते थे, मैम आप स्कूल नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया? या जैसे वो जो डिप्रेशन वाला किस्सा मैंने बताया, तो बच्चे इस चीज़ से प्रभावित होते हैं कि हम कब अच्छा महसूस कर रहे हैं और कब मेरे साथ कोई दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है सर कि वो मेरी कमी को ज़रूर महसूस करेंगे, और अगर अगर जस्ट इन केस नहीं भी करते हैं तो मेरा रोल जो है कि मैं अपना 100% उस स्कूल को दूं, उन बच्चों को दूं, वो मेरी ओर से मैं पूरा कर रही हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा कि अगर वो मुझे याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते तो वो मेरे दिल में सारी जीवन रहेंगे। आपने शिक्षकों का एक समूह बनाया है जिसमें कुछ पढ़ाई की बातचीत होती है, एक दूसरे से सीखने की बात होती है, लर्निंग कम्युनिटी, हाँ उसका सर। एक नाम भी आपने रखा है अच्छा सा। हम्म। क्या है वो, द होल आइडिया बिहाइंड दिस, और उसमें आप करते क्या हैं? सर ये मेरी एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है जिसका नाम है नीव, और ये नीव नाम इसलिए रखा क्योंकि हम लोग प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के साथ, जो हमारे आरंभिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनके पठन कौशलों के विकास पर कार्य करने का प्रयास है। और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने एक कोर्स किया था 2015 में, और जो भाषाई कौशलों के विकास के ऊपर था, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में कैसे बच्चों में हम भाषाई कौशलों को विकसित कर सकते हैं। तो उस कोर्स के दौरान जो भी मेरी लर्निंग्स थी, अगर मैं अपने साथ अपने पास ही रखती तो शायद वो डंप होती और बाकी स्कूल्स उससे फ़ायदा नहीं ले पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पीएलसी गठित की जाए जिसमें कई सारे जो लाइक माइंडेड टीचर्स हैं उनको जोड़ें, और फिर उनकी लर्निंग, अपनी लर्निंग्स को उनके साथ साझा करके उनके क्लासरूम्स को देखकर उनसे भी सीखने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो लोकल डायलेक्ट है उस पर कुछ किताबें बनाई, जो हमारे ट्रांसलेटेड वर्जन था टेक्स्ट बुक्स का, उस पर काम किया उन लोगों के साथ, उसमें अभिभावकों को भी इन्वॉल्व किया। और इस नीव के जो हमारे वर्कशॉप्स होती हैं या जो कार्यशालाएं या जो सेशंस होते हैं, उसमें हम लोग हर बार एक टॉपिक का चयन करते हैं, उस एक टॉपिक पर हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे अभी वो पीएलसी के मेंबर्स हमारे साथ अभी फिर से वो लोग प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं, 9 मंथ कोर्स था उनका भी, और उस कोर्स के दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाया, प्रेजेंटेशन भी किया, तो वो पूरा उसी प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो वो बाकायदा उसकी हमारी मीटिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और ये पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेशन है सर। मानिए कि आप कैमरे के सामने लाइव हैं और आपके स्कूल के बच्चे और बहुत सारे टीचर आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहेंगी? बच्चों को अलग, शिक्षकों को अलग। बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे सर कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस एक कदम आगे बढ़ाने की देरी होती है। कि हमें एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो अगला पैर अपने आप आगे बढ़ेगा। तो कभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और काम करने की कोशिश को नहीं छोड़ना है। तो कोशिश एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा शिक्षकों कि को? हाँ सर, शिक्षकों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि
हमारे पास हमारे आसपास नकारात्मकता बहुत है। ज़रूरत है कि वो जो नकारात्मक फोर्सेस या नेगेटिव फोर्सेस हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उन पत्थरों को हम जो है अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए प्रयोग करें और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। तो क्योंकि आजकल सर शिक्षकों के लिए हाथ उठाने, उंगली उठाने वाले बहुत लोग हैं, पर अगर हम उनकी बातों को सुनकर पीछे बैठ जाएं सोच के कि अरे ये लोग ये कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो शायद हमारी जो सोसाइटी है वो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक ही सोसाइटी का बहुत अहम अहम निर्माता है। आपको बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। आप आई यहाँ पे और आपने समय दिया और आपने सवालों के जवाब दिए। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इसे सुनेंगे, जो शिक्षक इसे सुनेंगे देखेंगे और जो माता पिता या अभिभावक इसे सुनेंगे देखेंगे, उनको इसमें कोई एक बात अगर अच्छी लगेगी तो वो इसे अपने साथ रखेंगे और सोचेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।